Okay, good morning everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, let's just continue chapter number 3 of history Nazism and the rise of Hitler. Today, we'll be starting with a very new section that is section number 3 the Nazi worldview. फर्स्ट डे जब अपना फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था मैंने आपको थोड़ा सा नाजिज्म के बारे में बताया था कि नाजिज्म क्या है। नाजिज्म बेसिकली क्या था, एक आइडियोलॉजी या फिर अपन कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम, जो कि नाजी पार्टी जिसमें वर्क करती थी, जिसमें वो बेचारे ज्यूज क्रिपल्ड इन सारे इनोसेंट पीपल को मार रही थी। इसके अलावा वो चाहती थी कि जर्मनी में सिर्फ एक ही रेस के लोग रहने चाहिए, नॉर्डिक प्योर जर्मन आर्यंस रहने चाहिए। और इसके अलावा कि जर्मनी को माइटी बनाए, तो मैंने आपको बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए थे जो जो क्या था नाजी पार्टी का जो बिलीफ था, जो जिस सिस्टम पे नाजी पार्टी वर्क करती थी। तो मैंने आपको वो कुछ पॉइंट्स बताए थे या व्यू पॉइंट्स बताए थे नाजी पार्टी के कि किस तरह से वो देखती हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, किस स्ट्रक्चर पे वो वर्क करती है। वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दूं कि शॉर्ट में अपन इंट्रोडक्शन कर रहे थे। आज अपन उन्हीं आइडियोलॉजीज की बात करेंगे डिटेल में, द नाजी वर्ल्ड व्यू। मतलब नाजी पार्टी किस तरह से वर्ल्ड को देखती थी, उनका क्या व्यू पॉइंट था, क्या ओपिनियन था, किस चीज उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। तो अपन उनके बारे में अपन पूरी आज नाजिज्म जो उनका बिलीफ सिस्टम था, हम उसके बारे में इस सेक्शन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। The crimes that Nazis committed were linked to the system of belief and set of practices. जो भी नाजी पार्टी ने क्राइम किया, हम सबको पता है, इनोसेंट पीपल के ग्रुप्स को इतना ज्यादा बहुत बुरी तरह से उनको मारा। तो जो भी उन्होंने क्राइम्स करा है, ये उनका एक बिलीफ सिस्टम था, ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस थी जो वो फॉलो करती थी। वही मैंने बताया ना, नाजिज्म क्या है, एक बिलीफ सिस्टम जो नाजी पार्टी फॉलो करती थी, और उसी बिलीफ सिस्टम के चलते वो ये सब चीजें, ये सारे क्राइम्स और ये सब कुछ कर रही थी। ठीक है, तो चलो अपन डिटेल में देखते हैं कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या था। लेट्स टॉक अबाउट हिटलर्स पॉलिसी। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिमिलर टू हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। जो एडोल्फ हिटलर, एक इंसान के जो वर्ल्ड व्यू था, उसका जो सोच थी, वो पूरी नाजी पार्टी की सोच थी। एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर है, तो ऑब्वियसली एडोल्फ हिटलर को जैसा लगेगा वो पूरी नाजी पार्टी को लगेगा। अगर एडोल्फ हिटलर को लगता है कि ज्यूज जो है वो जीसस क्राइस्ट के किलर है, तो पूरी नाजी पार्टी को लगता है हाँ ज्यूज जीसस क्राइस्ट के किलर है। अगर एडोल्फ को लगता है कि नॉर्डिक प्योर जर्मन आर्यंस सबसे सुप्रीम रेस है, तो पूरी नाजी पार्टी को लगता है कि हाँ नॉर्डिक प्योर जर्मन आर्यंस सबसे टॉप पे, टॉप वाली रेस, सबसे सुप्रीम रेस है। तो जो एक इंसान की थॉट था, एक इंसान का थॉट प्रोसेस माइंडसेट था एडोल्फ हिटलर का, वो पूरी नाजी पार्टी का वर्ल्ड व्यू था। देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। देयर वाज अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक रेशियल हायरार्की फॉलो की जाती थी, जिसमें रेस के बेसिस पे लोगों को रैंक दी जाती थी कि उनका कलर किस तरह से, अगर वो प्रॉपर देखो पढ़ने नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपन। ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप व्हाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट। जो ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड मतलब ब्लॉन्ड हेयर वाले, ब्लू आइज वाले नॉर्डिक जर्मन आर, नॉर्डिक मतलब नॉर्डिक एरियाज में रहने वाले, और जर्मन आर्यंस मतलब जो वहां के नेटिव्स थे। तो ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, इन पूरी एक कम्युनिटी को, इस पूरी एक रेस को क्या करा गया था, सबसे ऊपर रखा गया था। वाइल वर एट द टॉप वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट। जो ज्यूज थे, ज्यूज अपन को पता है कितना बुरा किया एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी ने ज्यूज के, तो उनको सबसे लोएस्ट रंग पे रखा गया था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स। बाकी सारे कलर अदर कलर्ड पीपल उनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको सबसे मिडिल में रखा गया था। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ऊपर थे अपने जर्मन आ रहे हैं, जिनको अपन बोलेंगे ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड नहीं है, ये एक ही कैटेगरी है, जो एक कैटेगरी एक रेस के लोगों को डिस्क्राइब करती है। ब्लॉन्ड हेयर वाले, ब्लू आइज वाले, ये सब चीज अगर आप पोजेस करते हो तो आप सबसे टॉप पोजीशन पे रहोगे, अदरवाइज आपको लोएस्ट रंग दे दी जाएगी। तो बस एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक तरह की रेशियल हायरार्की फॉलो की जाती थी, जिसमें रेस के बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता था कि जो सबसे सुपीरियर रेस है, सबसे ऊपर कौन रहेंगे, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, सबसे लोएस्ट पे कौन रहेंगे, ज्यूज रहेंगे, और जो बाकी सारे अदर अदर कलर पीपल है वो उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे उनको रखा जाता था। तो इस तरह से एडोल्फ हिटलर का सबसे पहला ये आइडियोलॉजी था, ये उनका सोच था कि सब एक तक किसी भी तरह की रेशियल इक्वालिटी नहीं होने की होगी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, रेस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स अपनी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए
एडोल्फ हिटलर ने किसी दो इंसानों के ऊपर टोपी रख दी, मतलब किसी दो इंसानों को ब्लेम कर दिया कि मैंने ऐसा कर रहा हूं, मैं रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, तो वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों ने ऐसा बोला है। तो जरा उनके बारे में देखते हैं कि अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए एडोल्फ हिटलर अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किसके ऊपर बोलते थे कि मैं अगर रेशियल हायरार्की कर रहा हूं, इस पे बिलीव करता हूं, मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं। Hitler's racism borrowed from the thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. हिटलर का जो रेसिज्म का आइडिया था कि मैं लोगों को रेस के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन इनको दूंगा, लोएस्ट इनको दूंगा, मिडिल में ये आएंगे, तो एडोल्फ हिटलर कहते थे कि मैंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया कहाँ से लिया है, दो थिंकर्स से लिया, उनकी थ्योरी से लिया है, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। अब जरा इनकी थ्योरीज की बात करते हैं, फिर आपको बताऊंगी रियलिटी क्या थी, कि एडोल्फ हिटलर ने सच में इन्हीं की थ्योरी से बोरो किया था या फिर वो कुछ और ही मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। अच्छा, डार्विन की बात करते हैं। डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। देखो, चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इवोल्यूशन की बात की, किस तरह से स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, किस तरह से नेचुरल प्रोसेस किया जाता है, जो इंफीरियर स्पीशीज होती हैं किस तरह से टाइम के साथ वो वैनिश हो जाती हैं। तो डार्विन ने ये थियरी दी थी। वहीं पे हर्बर्ट स्पेंसर ने इनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और अपना एक आइडिया डाला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो स्पीशीज अपने आप को क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकती हैं, सिर्फ वही है जो फिटेस्ट है। वो फिट स्पीशीज है क्योंकि वो अपने आप को क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले, और अगर वो क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में अपने आप को चेंज नहीं कर सकती तो वो फिट नहीं है। अब इन दोनों थिंकर्स ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने, स्टूडेंट्स, एक बार भी ह्यूमन बींग्स को इंटरवीन नहीं करा, ह्यूमन बींग्स को इंटरफेयर नहीं करा। इन्होंने कभी भी ह्यूमन बींग्स के बारे में ये दोनों प्रोसेस नहीं बोले, ये दोनों थ्योरीज नहीं बताई। इन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन की बात की, इन्होंने प्लांट्स एनिमल स्पीशीज की बात की, इन्होंने ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की। जबकि बहुत सारे रेसेस जैसे एडोल्फ हिटलर, इन्होंने इनके आइडियाज को, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज को गलत तरह से मिस इंटरप्रेट करा, मैनिपुलेट करा, और अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इन दोनों के ऊपर नाम डाल दे। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के कंधे पे रख के गोली चलाना, वही चीज। चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, इन दोनों थिंकर्स ने कभी भी ह्यूमन बींग्स को इंटरवीन नहीं करा। इनका जो भी आइडिया था वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था, नेचुरल प्रोसेस पे बेस्ड था। बट इनके आइडियाज को, इनकी थ्योरीज को गलत तरह से मिस इंटरप्रेट करा एडोल्फ हिटलर ने अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, तो इसलिए कर रहा हूं कि चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और कौन सर्वाइव कर सकता है, सबसे फिट सर्वाइव कर सकता है। डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर ने ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की। एडोल्फ हिटलर ने इसको गलत तरह से मिस इंटरप्रेट करा और कहा कि क्योंकि इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हमारी कंट्री में फिट कौन है, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो सिर्फ वही सर्वाइव करने चाहिए और बाकी लोग सर्वाइव नहीं करने चाहिए। किसके ऊपर डाल दिया इन्होंने, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। जबकि इन दोनों ने तो कभी भी इस तरह की थ्योरी दी ही नहीं है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, प्लांट्स एनिमल स्पीशीज की बात की, दे हैव नेवर ever intervened human beings in their theory. बट स्टिल बहुत सारे रेसेस जैसे एडोल्फ हिटलर, इन्होंने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, लोगों को अपना कॉन्फिडेंस अटेन करने के लिए लोगों से, उन्होंने इनकी थियरीज को गलत तरह से मिस इंटरप्रेट करा, गलत तरह से मैनिपुलेट करा और लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने कभी ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की, बट इन्होंने, एडोल्फ हिटलर ने किसके ऊपर नाम डाल दिया, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर पे। The Nazi argument was simple. The strongest race would survive and the weak ones would perish. वही सर्वाइवल टू द फिटेस्ट में एक नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है, एक प्लांट एनिमल स्पीशीज की बात की गई है, उसको गलत तरह से मिस इंटरप्रेट करके एडोल्फ हिटलर ने कहा, क्योंकि स्पेंसर डार्विन ने कहा है सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का मतलब क्या है, हमारी कंट्री में भी सिर्फ जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वही सर्वाइव करने चाहिए, बाकी सारे पेरिश हो जाने चाहिए, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाने चाहिए। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। जो आर्यन रेस है वो सबसे फाइनेस्ट है, उसको अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, वही डोमिनेट करे, वही सबसे स्ट्रांग है, वही डिजायरेबल है और वही सर्वाइव करनी चाहिए, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाने चाहिए।
ऑन व्हाट बेसिस हिटलर, इसके अलावा ये इनकी सबसे फर्स्ट आइडियोलॉजी थी कि रेस के बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट करा जाए। सबसे ऊपर ब्लू आइड नॉर्डिक ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आरियंस, लोएस्ट पे ज्यूज और मिडिल में अदर कलर पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और ये आइडियाज कहां से बोरो किए? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। जबकि इन दोनों थिंकर्स ने कभी ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की। एडोल्फ हिटलर ने गलत तरह से इनकी बातों को मैनिपुलेट करा, मिस इंटरप्रेट करा और लोगों को दिखाया कि मैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए गलत तरह से लोगों को दिखाया। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये थी एडोल्फ हिटलर, आपको याद हो तो अपन ने नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एडोल्फ हिटलर क्या कर रहे थे? बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर रहे थे। अब टेरिटरीज को कैप्चर करने का भी एडोल्फ हिटलर ने अपना रीजन बताया। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी वाज डिपेंडेंट ऑन द जियोपॉलिटिकल कांसेप्ट ऑफ लेबेंसराउम और लिविंग स्पेस। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि मैं दूसरी टेरिटरीज को कैप्चर क्यों कर रहा हूं? पोलैंड को कैप्चर करा, फ्रांस को थोड़ा सा कैप्चर करा, रशिया को कैप्चर करा, तो इन्होंने कैप्चर क्यों करा उसका भी अपना सॉलिड प्रूफ देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपना स्टेटमेंट। कहते हैं मैं लेबेंसराउम, जिसको अपन जर्मनी में लेबेंसराउम कहेंगे, वैसे अपन लिविंग स्पेस की बात करेंगे। एडोल्फ हिटलर कहते थे कि मैं इतनी सारी टेरिटरीज को इसलिए कैप्चर कर रहा हूं, इससे क्या होएगा, जो जर्मन पीपल है उनके सेटलमेंट वो सेटल हो जाएंगे वहां पे आके। जैसे मैंने पोलैंड को ऑक्यूपाई करा तो वहां पे आके हमारी जर्मनी, जो नॉर्डिक प्योर जर्मन आर्यंस है, वो सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी मदर कंट्री जो जर्मनी है वो एनहेंस होगी, वो बूस्टअप होगी। इसके अलावा जो हमने कैप्चर्ड एरिया करी है उससे हमको क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिलेगा और हमारी कंट्री क्या बन जाएगी? माइटी बन जाएगी। तो जब वो टेरिटरीज को कैप्चर करते थे तो उसका भी उन्होंने अपना पॉइंट जस्टिफाई किया है कि मैं लेबेंसराउम का कंसेप्ट फॉलो करता हूं, जिससे हमारे जर्मनी के लोगों के सेटलमेंट के लिए जगह बनेगी। अगर मैं टेरिटरी से कैप्चर करूंगा, हमारी मदर कंट्री जर्मनी और एनहेंस होगी। इसके अलावा हमको रिसोर्सेज मिलेंगे और हमारा जर्मनी क्या बनेगा? बहुत माइटी बनेगा। इसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया? पोलैंड पे। अपन को पता है 1939 में सबसे पहले उन्होंने पोलैंड को इन्वेट किया था। अच्छा, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अपन ने इनकी दो आइडियोलॉजीज की तो बात कर ली है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, और दूसरी आइडियोलॉजी क्या है कि मैं अगर टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा हूं? माइटी बनाने के लिए, सेटलमेंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अब इनकी दोनों आइडियोलॉजीज हैं। अब जैसे एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर बने, पावर में आए, तो किस तरह से उन्होंने अपने आइडियोलॉजीज को इंप्लीमेंट करा, वो अपन इस टॉपिक में देखते हैं। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable. एक बार जब वो पावर में आए, हाँ जी, एक बार जब एडोल्फ हिटलर पावर में आए, उन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो एक प्रॉपर रेशियल कम्युनिटी बनाना चाहा उन्होंने कि जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक रहेंगे डिजायरेबल, दूसरे रहेंगे अनडिजायरेबल। डिजायरेबल में ऑब्वियस बात है, जिनको वो सुप्रीम देते थे, जिनको वो सुपर मानते थे, उन्हीं को उन्होंने रखा है। सबसे प्योर रेस मानते, सबसे आइडियल रेस मानते थे, फाइनेस्ट मानते थे, जो डोमिनेट करे वर्ल्ड को, तो उनको उन्होंने डिजायरेबल में रखा। प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को। वहीं पे अनडिजायरेबल्स में उन्होंने किनको रखा? अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिन जिन लोगों को वो मार रहे थे, ज्यूज, क्रिपल, जिप्सीज, इन सबको इन्होंने अनडिजायरेबल में डाल दिया। जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू लिव। हेलमट्स फादर हिमसेल्फ किल्ड मेनी जर्मन्स। तो सबसे पहला अनडिजायरेबल में डाला इन्होंने क्रिपल्ड को। और क्रिपल्ड के साथ ये बहुत बुरा करते थे स्टूडेंट्स। एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता था, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता था, यूथनेशिया प्रोग्राम उसका नाम होता था। यूथनेशिया का मतलब क्या है? इच्छा मृत्यु। आप अगर आपको अगर अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पेन में है और उसको पेन से रिलीफ चाहिए, तो वो अपने आप भगवान को प्यारा हो सकता है, मतलब ऐसा, उसके लिए उस इंसान की परमिशन चाहिए। बट यहाँ पे एडोल्फ हिटलर यूथनेशिया प्रोग्राम का नाम देकर उन बेचारों को बिना परमिशन से, उन बेचारे फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप पीपल को बिना उनकी परमिशन से, चाहे वो पेन में हो चाहे वो नहीं हो, बोल दिया जाता था यूथनेशिया प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी इच्छा से इनकी डेथ कर रहे हैं, इनके डिजायर है, इनको मरना है, इनको पेन से रिलीव कर रहे हैं, तो उनकी बिना किसी उनकी परमिशन से इन बेचारों को मार दिया जाता था। ये सिर्फ क्रिपल के साथ होता था। बाकियों के साथ जैसे ज्यूज भी आते थे, जिप्सीज एंड ब्लैक्स ये लोग भी आते थे, रशियंस एंड पोल्स, जो कि जैसे जब रशिया को ऑक्यूपाई करा, थोड़ा बहुत पोलैंड को ऑक्यूपाई करा, तो वहां के जो स्लेव ले आए, वो उनको वर्कर की तरह स्लेव वर्कर की तरह उनको वर्क करना पड़ता था। जहाँ पे उनको बेसिक अमेनिटीज नहीं मिलती थी, वहीं पे फूड शॉर्टेज से वो वैसे ही मर जाते थे बेचारे। इनको सब ह्यूमन कहा जाता था, पोल्स और रशियंस को, कि ये ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है, ह्यूमन से भी बदतर है। तो इस तरह से तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल ऐसे कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया
कि धीरे धीरे डिजायरेबल की क्या होएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी और अनडिजायरेबल्स को एलिमिनेट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। रियलिटी क्या थी? इन्होंने ह्यूमन बींग्स को इंटरवीन नहीं करा, अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने इन दोनों के बीच में ऊपर नाम लगा दिया, इसलिए वो सारे अनडिजायरेबल को मारने लग गए। इसके अलावा माना बहुत सारे लोग अनडिजायरेबल थे, क्रिपल थे, जिप्सीज थे, बट सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर अगर नाजी जर्मनी में रहे हैं तो वो है ज्यूज। ज्यूज के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। उनको बोलते थे कि ये तो जीसस क्राइस्ट के किलर है। फिर मिडाइवल टाइम तक तो ज्यूज को लैंड भी नहीं मिलता था, वो कभी भी अपना लैंड को ओन नहीं कर सकते थे, वो रेंट पे रहते थे। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड, ट्रेड करके, मनी लेंडिंग करके। मनी लेंडिंग मतलब पैसे देके लोगों को। तो एडोल्फ हिटलर लोगों को ये ऐसा बताता था कि ये जीसस क्राइस्ट के किलर है, ज्यूज जो है ये मनी लेंडर्स है। मनी लेंडर्स एक गलत टर्म नहीं है, बट इनको बोलते थे ऐसे मनी लेंडर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी ये मर जाएंगे, पैसे के भूखे हैं, इस तरह से ज्यूज को दिखाया जाता था। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस। ये बेचारे ज्यूज जैसे ही नाजी पार्टी आई कंट्रोल में, पावर में, तो इनको एक सेपरेटली मार्क्ड एरिया में रखा जाता था, गेटोस, एक डिमार्केटेड एरिया, एक स्लम एरिया जहां पे इनको फूड वगैरह नहीं मिलता था, पॉवर्टी से इंसान मर जाता था। ऐसा ऐसा हालत होती थी गेटोस में भी। आप फोटो देख सकते हो गेटोस की। फिर हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। अगेन जूस से हेट करना है, सबसे ऊपर इनको डालना है, सबसे लोएस्ट इनको डालना है, ये अनडिजायरेबल है, ये डिजायरेबल है, ये उनकी खुद की साइंटिफिक थ्योरी से, मैंने आपको बताया चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। कोई गलत थ्योरी, मतलब थ्योरी कुछ और बता रही है बट अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए उस थ्योरी को मिस इंटरप्रेट करना, तो ये भी एक उनकी इस तरह की ऐसी कोई सोच थी। कोई गलत मन दड़ंग कहानी उन्होंने इसके लिए बता दी और बेचारे जूस को ऐसे घेटोस तक रखते थे। और फिर कहते थे कि जूइश प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, कन्वर्जन नहीं है। उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ वन सोल सॉल्यूशन क्या है, उनका टोटल एलिमिनेशन, उनको मार दिया जाए। तो बस ये होता था 1933 से 1938 के बीच में। 33 में आई, एडोल्फ हिटलर आया, ठीक है। उन पहले तो ज्यूज को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको अलग से सेपरेट जगह रखा जाता था गेटोज में, ठीक है, कंपेलिंग देम, जिससे कि वो कंट्री कंट्री को लीव करके चले जाए, छोड़ के चले जाए। बट जो नेक्स्ट फेज आए 1939 से 1945 के बीच में, उनको डायरेक्ट वो जिए या उनको फर्क नहीं पड़ता वो गेटोज में है या नहीं, जितने भी सारे ज्यूज है उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जाता था। और आप लोगों को पता ही है कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, गैस एक्सपोजर, साइक्लोन भी का एक्सपोजर, पॉइजनस गैस, और वो लोग वैसे ही मर जाते थे। तो सबसे ज्यादा वो सफर अगर कोई रहा है तो वो रहे ज्यूज। स्टूडेंट्स, there are some questions and you have to tell me the answers of these questions in rapid fire round. Sorry, in comments. Was there any kind of equality between people in Nazi Germany? Yes or no? Okay. First question. Second question. Who were placed at the top? सब पे टॉप, सबसे टॉप पे किसको रखा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन. Who all were placed in middle? मिडिल मिडिल पोजीशन किसको दी जाती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन. Who were placed at the lowest position? सबसे लोएस्ट पोजीशन किसको दी जाती थी? And the last questions. Question. Hitler's racial policy was borrowed from the thinkers dash. कौन कौन से थिंकर्स से एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसी कहते थे कि मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों ने ऐसा बोला है. So you have to tell me the answers of these questions in comment section. Okay, students. So that's it for today, students. I hope you understood everything. And still, if you have any doubt or queries, feel free to ask me. Thank you and bye bye.